नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने झारखंड कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि उमंग सिंघार को को चेयरमैन बनाया गया है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर संयोजक बनाए गए हैं। वही हाल के दिनों में कांग्रेस में घर वापसी किए प्रदीप बलमूची और सुखदेव भगत को इस कमेटी में भी जगह दी गई है। कमेटी में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत 14 को सदस्य बनाया गया है। इनमें झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री रामेश्वर उरांव, सुबोध कांत सहाय, डॉक्टर अजय कुमार, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, प्रदीप बलमूचू, सुखदेव भगत, धीरज साहू, सांसद गीता कोड़ा, प्रदीप यादव, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजाद अनवर सदस्य बनाए गए हैं। मैं श्रीमती सोनिया जी जो हमारे पार्टी के आला कमान हैं, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राहुल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रियंका जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो उम्मीदें जनता वहाँ के की थी, झारखंड की जनता ने जो की थी, अब हम लोगों को जो वादे जो हम लोग को मैन्युफैक्चर में बहुत सारी बातें जो अभी इसको हम लोग पूरा नहीं करा सके हैं, तो आपस में बैठ करके हम लोग को यूपीए घटक दल मिल करके इसको पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे और आगे जैसा भी पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश होगा उसे पूरा कराने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। भाई सरकार के साथ कोई पार्टी का कोऑर्डिनेशन है ही नहीं था, तो 2 साल में अब जो सरकार है। और राज्य से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हाईकोर्ट में दिवंगत एसपी अमरजीत बलिहार मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मामले में दोषियों की याचिका पर सुनवाई की गई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। दोषियों ने दुमका कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दुमका कोर्ट ने 2 दोषियों को फांसी की सजा भी इस पर सुनाई है। 2013 में दुमका के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या की गई थी। 6 अन्य पुलिसकर्मियों की भी नक्सली हमले में हत्या हुई थी। तो ये रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दुमका कोर्ट ने 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। 2013 में तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या की गई थी और इसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने के लिए छात्र और समाज के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। उपराजधानी दुमका में भी छात्र और सामाजिक संगठन भी इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। छात्र और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को मान्यता देने के विरोध में धरने पर बैठ गए हैं और झारखंड सरकार से इन भाषाओं को मान्यता नहीं देने की मांग कर रहे हैं। छात्रों और सामाजिक संगठनों का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि सरकार को 1932 आधारित खतियान लागू करने की आवश्यकता है ताकि मूल वासियों को उनका हक मिल सके और नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। और देखिए, झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश के आरोपी रवि केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अगली सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग भी दी गई है। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को मामले में पूरक प्रति शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति प्रदान की। रवि केजरीवाल की ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी। और न्यायालय ने मेरे आग्रह को मानते हुए राज्य सरकार के अधिवक्ता से अंडरटेकिंग ली है और कोर्ट के आदेश में ये रिकॉर्ड भी कराया है कि मामले की सुनवाई की अगली तिथि तक रवि केजरीवाल जी को अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा। यद्यपि रवि केजरीवाल जी जो है वो इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट करेंगे।
वहीं देखिए, साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में सीबीआई जांच तेज कर दी गई है। सीबीआई अब रूपा तिर्की की मौत को धनंजय मिश्रा हत्याकांड से जोड़कर देख रही है। इस संबंध में सीबीआई ने अब तक मिर्जा चौकी थाना प्रभारी अशोक कुमार और उस समय महिला थाना प्रभारी रही रूपा के अंडर की 2 महिला होमगार्ड से जानकारी बटोरी है। वहीं सीबीआई ने गुरुवार को एसडीपीओ राजेंद्र दुबे और रूपा तिर्की की सहकर्मी एसआई ज्योत्सना महतो और एक अन्य से पूछताछ की है। बताया जाता है कि धनंजय मिश्रा हत्याकांड में पुलिस ने उनकी पत्नी दीपिका मिश्रा को पति की हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बतौर महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ने दीपिका मिश्रा को गिरफ्तार कर एसपी के समक्ष पूछताछ के लिए प्रस्तुत किया था। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वहीं देखिए, सिमडेगा में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बच्चियों को बांटे जाने वाली दवा कार्यालय में ही सड़ा दी गई। बच्चियों को मुफ्त में बांटे जाने वाली दवा एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। दवा 5 सालों से एक्सपायर होकर पड़ी रही। सिमडेगा के बानो प्रखंड के शिक्षा संसाधन केंद्र में 5 साल पुरानी दवा मिली है। डीसी सिमडेगा ने शिकायत पर मजिस्ट्रेट नियुक्ति कर बानो बीआरसी कार्यालय का औचक छापेमारी करवाया, जहां दीमक खाती किताबों के बीच एक्सपायर हुई आयरन की दवा मिली है। सारी दवा रखे एक्सपायर होकर जहरीली हो चुकी है। 2017 से जो दवाइयाँ जो बच्चियों को बांटा जाना था, फोलिक एसिड और 2-3 तरह की दवाइयाँ हैं, वो पड़ी हुई हैं। ऐसे भी एक्सपायरी के बाद में कोई भी दवा पूरा जहर के रूप में काम करता है, जहर बन जाता है। इसलिए निश्चित तौर पर वहाँ का जो कर्मी है, जो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हैं, जो उस परिसर के कर्मी हैं, निश्चित तौर पर इन पर अनुसंधान कार्रवाई का अनुशंसा की जाएगी। और देखिए, इस पूरे मामले में कई सवाल भी उठ रहे हैं। बड़ा सवाल है कि मोटी तनख्वाह लेने वाले पदाधिकारियों ने दवा को बच्चियों को क्यों नहीं बांटा। अगर ये एक्सपायर दवा कोई गलती से खा लेता तो आखिर क्या होता। तो ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 लगातार इस मामले को लेकर खड़े कर रहा है। एक्सपायर दवा कोई गलती से अगर खा लेता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। इतनी बड़ी लापरवाही पर प्रशासन कब तक आखिर कार्रवाई करेगा, ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 लगातार खड़े कर रहा है। वहीं धनबाद में कोरोना वैक्सीन के 40,000 डोज का घपला सामने आया है। मृत लोगों के नाम पर स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन दिखाकर वैक्सीन का घोटाला कर दिया। स्वास्थ्य विभाग में इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं सिविल सर्जन इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अब सोचिए, आज के दिन में पूरे विश्व का सबसे बड़ा खतरा कोरोना है। भारतवर्ष ने इतने मेहनत से, इतने अच्छे ये से प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के अंदर वैक्सीन विनिर्माण हुआ और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खड़ा करके सभी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। पूरा राष्ट्र आज वैक्सीन के महत्व को समझ रहा है और झारखंड में वैक्सीन की लूट हो रही है। 40,000 वैक्सीन, सोचिए, यह वैक्सीन गायब हो गया और मरे हुए आदमी को भी वैक्सीन दिखाया गया। बहुत बड़ा घपला है। धनबाद जिले में 40,000 कोरोना वैक्सीन की घपले हुई है। मामला जब सुर्खियों में आया तो अधिकारी अब इसमें बयान देने से बच रहे हैं। हम अभी धनबाद सीएस कार्यालय के सामने हैं और यहाँ पर सीएस कार्यालय में मौजूद हैं, लेकिन इस मामले में जब उनसे हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मामले में वह कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि जांच की जा रही है। सवाल उठता है कि मरे हुए व्यक्तियों के नाम पर वैक्सीनेशन हो जाना कहीं न कहीं एक बड़े घपले की तरफ ये इशारा करती है। जो जिम्मेवार अधिकारी हैं वह इस पर कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं सवाल उठना लाजमी है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में डॉक्टर और बिचौलिया के बीच खेल में गरीब मरीज पिस रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन की ओर से स्पष्ट बोले जाने के बाद भी डॉक्टर्स मरीजों को जेनरिक दवाई न देकर महंगी ब्रांडेड दवाई लिख रहे हैं। जैसे मरीज डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलते हैं, वहीं बिचौलिए अपनी जाल बिछाए बैठे मिलते हैं और मरीज पर ब्रांडेड दवाई खरीदने का दबाव बनाते हैं।
दूर दराज से इलाज के लिए आए मरीज दवा का पर्चा हाथ में मिलते ही दंग रह जाते हैं। मरीजों का इस पूरे मामले में कहना है कि एक बार दवा खरीदने में इनको 2 से 3 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जानबूझ के महंगी दवाई लिख रहा है अदर कंपनी का और बोल रहा है यहाँ नहीं है, तो हम लोग को मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है। फायदा तो हम लोग को है नहीं, नुकसान है। क्या करें, मजबूरी में खरीद रहे हैं। महंगी दवा लिख रहे हैं सिप्ला कंपनी का, जो हम लोग का संभव नहीं है, संभव से बाहर है। और हम लोग गरीब आदमी, एक दवा सिर्फ मिला है और मिला नहीं, बाहर जाकर लेना पड़ेगा। वो भी कितना दाम लगेगा पता नहीं। दवा लिखे डॉक्टर, तो हम आए डॉक्टर के पास तो सस्ता में दवाई नहीं लिखता है, महंगा दवाई लिखता है। हम लोग तो बिरहोर आदमी है, कहाँ से हम खरीदे, इतना दाम के हम लोग खरीद नहीं सकते। ये तो मर भी जाते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो महंगा दवाई लिखता है। मेरा पास पैसा इतना नहीं है तो कहाँ से हम खरीदेंगे। अभी तो पता नहीं है, लेकिन मिला हुआ है, अभी दवा आया नहीं है, इसलिए हम लोग को मालूम नहीं है कितना MRP तक का आता है। अभी ऑर्डर गया हुआ है, हफ्ता भर के अंदर आने वाला है दवा। जो भी रिम्स में काम करते हैं, जो भी चिकित्सक हैं, उनसे बार बार यह कहा जा रहा है कि वो जेनेरिक दवा लिखें, और जेनेरिक दवा लिखने से मरीजों को सस्ती दवा उपलब्ध हो जाती है और उनका जो इफेक्ट भी है वो कम नहीं होता है। ब्रांडेड दवा लिखने का जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरी हो, जिसमें जेनेरिक दवा जब नहीं अवेलेबल हो, तो आप लिख सकते हैं। झारखंड राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में डॉक्टर बिचौलियों के इस खेल के बीच गरीब पिसते चले जा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन से स्पष्ट निर्देश के बावजूद लगातार ब्रांडेड दवाई प्रिस्क्राइब की जा रही है, न कि जेनरिक। उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग अपनी आंखें खोले और उस पर कार्रवाई करे। कैमरा पर्सन अमित के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में लोहार समाज के लोगों ने अनुसूचित जनजाति में खुद को शामिल करने की मांग को लेकर एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद कर दी है, क्योंकि जिस झारखंड में जिस लोहारा जाति को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उसका प्रदेश में वजूद ही नहीं है। देखिए लोहार, लोहारा और लोहरा के बीच जाति का ये खेल। झारखंड में लोहार समाज के लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए अब कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल लोहार जाति को केंद्र सरकार के नियमानुसार झारखंड में ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन झारखंड में अनुसूचित जनजाति की जो सूची है उसमें लोहारा और लोहरा जाति को शामिल किया गया है। आरटीआई की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में लोहारा जाति का कोई वजूद ही नहीं है और न ही इस जाति को कोई प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जबकि लोहरा जाति को एसटी सूची में शामिल कर आरक्षण दिया जा रहा है। इसी को आधार बनाकर लोहार जाति के लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। लोहार जाति के लोगों ने गुहार लगाई है कि सरकार आखिर आरक्षण किसे दे रही है। मतलब साफ है कि पूरा पेच लोहार, लोहारा और लोहरा शब्द के बीच फंसा है। लोहे को पीट पीट कर एक नई शक्ल देने वाला लोहार समाज आरक्षण की श्रेणी में लोहार की शक्ल ढूंढ रहा है, लेकिन उसे वो शब्द नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि झारखंड में जो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की जो लिस्ट है उसमें लोहार शब्द नहीं है। यानी लाभ जो है यहाँ लोहारा जाति को मिल रहा है। जो आरटीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि झारखंड में लोहारा नाम की कोई जाति है ही नहीं। हम इसमें मौजूद है रांची के अपर बाजार में, जहाँ हमारे साथ लोहार समाज के कुछ लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो आप लोग का संविधान में कहा गया है कि लोहार समाज को अनुसूचित जनजाति माना जाए, तो क्या आप लोग को झारखंड में इसका लाभ मिल रहा है एसटी का? नहीं, हम लोग का तो यहाँ पर एसटी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे तो आपका बिहार में और बंगाल में पूरा एसटी का लाभ मिल रहा है, लेकिन झारखंड में हम लोग को अभी तक कोई एसटी का लाभ नहीं मिला। गैर मौजूद लोहारा जाति को आधार बनाकर लोहार को एसटी के सुविधा से, दर्जा से वंचित करना सही नहीं है। ये मनमाना है, गलत है, ये गैर कानूनी है। इसलिए हम लोगों ने श्री दशरथ प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर किए हैं और न्याय के लिए हम लोगों ने मांग किए हैं। दरअसल झारखंड में लोहार और लोहरा जाति का वजूद तो है, लेकिन लोहारा नाम की कोई भी जाति झारखंड में निवास ही नहीं करती। इस बात की पुष्टि आरटीआई की रिपोर्ट के साथ साथ लोहरा जाति के लोग भी करते हैं। लोहारा जाति यहाँ नहीं है,
और ये हम लोहारा हैं, हमारा सूची नंबर 21 में दर्ज है। लोहारा शब्द या लोहारा जाति यहाँ नहीं है जी, नहीं। और ये हमारा मूल काम ये है कि हम लोग किसानों का हल फाल पजाना, उन लोग का कृषि औजार बनाना, और अभी तो वर्तमान में पढ़ लिख गए हैं तो कुछ नौकरी भी कर रहे हैं। ये बोलते हुए कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन एसटी कैटेगरी में दिया जा रहा है वो लोहारा जाति को दिया जा रहा है, जबकि हमारे क्लाइंट पिटिशनर का बोलना है कि इन्होंने आरटीआई के माध्यम से सारा जिला में और सर्किल ऑफिस से रिकॉर्ड मंगवाया, जिसमें रिकॉर्ड में आरटीआई में ये कहा गया है कि लोहारा जाति के यहाँ समुदाय के कोई भी लोग ना पाए जाते, ना ही लोहारा जाति का कोई जाति सर्टिफिकेट भी इशू होता है। तो फिर लोहारा जाति को आपको रिजर्वेशन देने का औचित्य ही क्या है? ऐसे में सवाल ये है कि जब लोहारा नाम की कोई जाति है ही नहीं, फिर झारखंड सरकार की कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की चिट्ठी में लोहारा शब्द के साथ लोहारा का जिक्र क्यों किया गया है, जबकि सरकारी दस्तावेज में जिस लोहारा शब्द का जिक्र है वह जमीन पर कहीं मौजूद ही नहीं। पूरा मामला लोहार, लोहारा और लोहरा शब्दों के पेच में फंसा है। दरअसल लोहार जो जाति के लोग हैं वो बाकायदा झारखंड हाईकोर्ट में ये मांग कर रहे हैं कि संविधान की धारा के अनुसार उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, लेकिन सरकार की जो लिस्ट है एसटी की उसमें लोहारा शब्द का जिक्र है, लेकिन लोहारा जो शब्द है, जो जाति है, वो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती है, झारखंड में कोई वजूद उसका नहीं है। ये चिट्ठी है कार्मिक प्रशासनिक विभाग की, जिसमें साफ लिखा है कि लोहारा और लोहरा की उत्पत्ति असुर जनजाति से हुई है। इनका जो आगमन है ये मध्य प्रदेश के सरगुजा से हुआ है और 30-32 के खतियान में इनका जो जाति और कौम में लोहार दर्ज है। मतलब जिनको लोहरा कहा जा रहा है, जिनको जाति का लाभ मिल भी रहा है एसटी का, वो दरअसल 1932 में लोहार हैं, लेकिन सरकार जिन्हें लोहारा का के जो लाभ दे रही है एसटी का, वो कहीं पर आरटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कहीं पर उनका कोई वजूद ही नहीं है। तो पूरा जो मामला जो है लोहार, लोहारा और जो लोहरा शब्द है इसके पेच में फंसा हुआ है। अब कोर्ट में ये पूरा मामला है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद की निरसा में अवैध कोयला खनन के दौरान हादसे के बाद सियासत तेज हो चुकी है। आज पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने धनबाद विधायक राज सिन्हा और निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। बाबूलाल मरांडी ने गोपीनाथपुर ओसीपी में बड़े अवैध कोयला खनन स्थल को देख आश्चर्य जाहिर किया है। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि धनबाद में कोयले की चोरी लंबे समय से चल रही है। इस कारोबार में एक संगठित सिंडिकेट काम कर रहा है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान दिया जा रहा है। कोयला चोरी में जिला पुलिस और सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि सीबीआई के जरिए धनबाद में कोयला चोरी की जांच होनी चाहिए। सिंडिकेट से लेकर अधिकारी सीबीआई जांच के दायरे में आएंगे। वास्तव में एक तो राष्ट्र की संपदा का भी लूट हो रही है और राज्य सरकार को राजस्व भी नहीं मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर के ये संगठित जो गिरोह जब काम करती है तो लगता है कि बिना सरकार के संरक्षण में, बिना प्रोटेक्शन के ये संभव इतनी बड़ी तादाद में नहीं हो सकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।